यानी हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक मैग्नेट में केवल नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो ही ना। देखो सीयूईटी के एग्जामिनेशन में ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछी जाने वाली है, बट ये फॉर्मूले आपको जो है सीधे सीधे पता होने चाहिए। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर देखा जाए, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है ना, बट एंगुलर मोमेंटम जो है वो बाहर की तरफ होगा, लाइक दिस। जैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म मानते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, ट्रिपल एस आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। बेटा हम लोग वन शॉट लेक्चर रिवीजन सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज बारी है चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, इसमें फॉर्मूले और उस तरह की चीजें काफी कम है, लेकिन जो है उससे एक क्वेश्चन के आसपास आपसे आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, बट हर एक चीज को यहां पे कवर करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सके और हम आपको अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको हेल्प करूं। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन ग्रुप भी जुड़ा है जहां पे आप लोग भी कमेंट्स करके अपने डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स पढ़ेंगे, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर आती है कि सर ये मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखो, मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कि अगर कोई भी एक मैग्नेट है तो वो हमेशा आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के सब्सटेंसेस को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब ये अट्रैक्शन की बात आती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब बात आई सर मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट जो है वो आयरन का ऑक्साइड होता है। वैसे तो आयरन के दो ऑक्साइड हैं, सबसे पहला फेरस ऑक्साइड, ये FeO, दूसरा होता है Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है Fe3O4। यानी कि ये जो Fe3O4 है दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसी को हम लोग मैग्नेट के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं। तो मैग्नेट में यही आयरन का कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो अब बात आई सर व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैग्नेट। तो मैग्नेट में सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन इट इज ब्रॉट नियर हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स के पास अगर आप इसको ले आके रखोगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ होता है। यानी कि मैग्नेट के जो दो एंड्स हैं वहां पर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, जिनको हम लोग मैग्नेट के पोल्स के नाम से जानते हैं, और दो पोल्स होते हैं हमेशा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा है व्हेन द मैग्नेट इज सस्पेंडेड और पाइवोटेड फ्रीली इट अलाइंस इटसेल्फ टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट को अगर आप ऐसे लटका देंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रुकेगा। फिर तीसरा पॉइंट है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं जबकि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चौथा है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक मैग्नेट में केवल नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो ही ना, ये पॉसिबल बेटा नहीं है। अगला पॉइंट है अ मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी मैग्नेट से अगर कोई आयरन अगर अटैच्ड है तो उस आयरन में भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। जैसे अगर मैं किसी भी एक बार मैग्नेट की बात करूं तो किसी भी एक बार मैग्नेट में बेटा नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। ये जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और जो साउथ पोल है दैट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में अगर मैं कुछ भी एक डिस्टेंस 12 के बराबर मान लूं तो इसी सिस्टम को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो दो यहां पर पोल्स हो गए, दो दो चार्जेस यहां पर हो गए। सो दे आर नोन एज, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन किया जाता है, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट इज QM मल्टीप्लाइड बाय 12, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जो कि यहां लिखा हुआ है। इसके बाद इसके SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पोल स्ट्रेंथ का मतलब वही था कि जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल नेगेटिव की तरह, उसी को हम मैग्नेटिक चार्ज के नाम से जानते हैं। पोल स्ट्रेंथ का
मतलब सिंपल सा है कि भाई उस पोल के अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी ज्यादा है। तो मैग्नेटिक चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका पोल स्ट्रेंथ भी बेटा उतना ही ज्यादा होगा, सबको यह बात पता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कोई भी एक मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को हम यहां से कट कर देंगे तो ये दो अलग अलग मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इधर नॉर्थ था और इधर की तरफ साउथ था, आपने बीच से काट दिया, जैसे ही आप इसको काटोगे तो एक मैग्नेट ये बन जाएगा और दूसरा मैग्नेट यहां पे बन जाएगा। इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ आ जाएगा, इधर साउथ था तो इधर नॉर्थ आ जाएगा, दो मैग्नेट्स यहां पे बनेंगे। अगर इसका पोल स्ट्रेंथ QM के बराबर था तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ QM के ही बराबर होगा, पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया एक ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने यहां बीच से ऐसे काट दिया है, एग्जैक्टली मिडिल से जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने एग्जैक्टली मिड से कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा आधा हो जाएगा, यानी ये दो डिफरेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट होगा, एक ये है दूसरा मैग्नेट ये है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था तो ये दोनों भी नॉर्थ होंगे और ये दोनों भी साउथ होंगे। पोल स्ट्रेंथ अगर इसका QM के बराबर था तो क्योंकि एग्जैक्टली बीच से काटा गया है तो इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है बेटा वो आधा हो जाएगा, QM/2 QM/2। तो अगर आपने उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से काटा है इस तरीके से तो क्या होगा कि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग अगर उसको काट दिया है तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली बीच से काटा है तो आधा आधा होगा, मान लो आपने 1/4 से काटा होता तो एक हो जाता QM/4, दूसरा हो जाता 3 QM/4 के बराबर, यानी उसी रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है सर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्टेन ऑर्बिट में, तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। अब जब करंट यहां पर घूम रहा है इस कॉइल में या इस लूप में, अगर मैं मान लूं कि करंट यहां पर घूम रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट माना जाता है ना, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अब क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है तो फ्रंट से देखने पर ये हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, दैट इज क्लॉक फेस रूल, सबको पता है। फ्रंट से अगर साउथ पोल है तो बैक से ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ये जो लूप है, अगर ये लूप को मैं ऐसा मान लूं तो इधर से देखने पर अगर वो साउथ पोल है तो पीछे से देखने पर दैट विल बी नॉर्थ पोल। यानी कि कोई भी एक जो करंट कैरिंग लूप होता है दैट आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब उस मैग्नेटिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उसको यहां पे लिखा गया है, करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको EVR/2 भी लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारा एक रिलेशन निकल करके आ जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है वो EL/2m के बराबर है, जहां पे L होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सर एंगुलर मोमेंटम मतलब, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू V इंटू R, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो MVR को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो आप इन दोनों को डिवाइड अगर कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम को अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है E/2m, जो कि एक कांस्टेंट है जिसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात, इन दोनों का जो डायरेक्शन है बेटा वो जस्ट अपोजिट होता है। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर देखा जाए, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है ना, बट एंगुलर मोमेंटम जो है वो बाहर की तरफ होगा, लाइक दिस। तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों का रेशियो E/2m के बराबर है, ठीक है, जिसको आप गायरो मैग्नेटिक रेशियो के नाम से जानते हो। फिर बात आई किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। अगर मैं कोई भी एक बार मैग्नेट की बात करूं तो उसका ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है वो एग्जैक्टली कॉर्नर पे नहीं होता, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर होता है बेटा। तो ये जो पोल्स के बीच का ये जो लेंथ है इसको मैग्नेटिक लेंथ के नाम से जाना जाता है, और पूरे के पूरे मैग्नेट का ये जो लेंथ है इसको ज्योमेट्रिक लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रेशियो होता है 0.84 का, यानी मैग्नेटिक लेंथ इज 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर। फिर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है भाई, जिस भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, क्लोज्ड लूप होता है, नॉर्थ से शुरू होगा साउथ में जाएगा, साउथ से वापस नॉर्थ में आएगा। ऐसी सच में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं और दिखाते भी हैं। ठीक है, तो लिखा है द कॉन्टिन्यूअस कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, तो ये एक ऐसा कर्व होता है जिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमेशा क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। दूसरा पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिगिन नॉर्मली फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स साउथ पोल एंड मूव बैक टू नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, साउथ से वापस नॉर्थ आती है, तो ये क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली फॉर दिस रीजन टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दो अनलाइक पोल्स यानी एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लेंथ है वो कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंड्स टू एक्सपैंड लेटरली दैट रिप्रेजेंट्स द टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। दोनों रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लेंथ है वो बढ़ भी सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है इनसाइड मैग्नेट, एंड आउटसाइड मैग्नेट उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ। कह रहे हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल देन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म मानते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और है, कह रहे हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल देन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर वो पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मानते हैं, जैसे यहां पे देख लो आप। फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और नंबर घट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वीक हो जाएगी। नाइन्थ पॉइंट है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बेटा दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट होता है। एक टेंजेंट इधर है तो एक टेंजेंट इधर की तरफ दिखाया जाता है। दो अलग अलग टेंजेंट होने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि भाई इस पॉइंट पर दो दो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ आ रही है, साउथ से वापस नॉर्थ आती है। बाकी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना करके दिखाया गया है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अगर इसको भी मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूं, इसको भी पॉजिटिव चार्ज मान लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न भी यही था, अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, फिर बात आई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे हम निकाल रहे हैं किसी भी बार मैग्नेट की वजह से। तो अगर कोई भी इस तरीके का एक मैग्नेटिक डाइपोल है, कोई भी एक बार मैग्नेट है, तो उस बार मैग्नेट की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, जो कि कोई भी एक जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा। इसमें 2m अपॉन r क्यूब होता है, इसमें m अपॉन r क्यूब होता है। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैच कर रहा है। उसमें 2p अपॉन r क्यूब होता था, यहां p अपॉन r क्यूब होता था, तो सेम टू सेम मैचिंग फॉर्मूला है यहां पर भी। फिर कह रहे हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए, किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए जिसके अंदर कोई भी एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक गॉसियन सरफेस मान लूं, इसके अंदर अगर पूरा एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ भी होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज निगेटिव है, तो नेट चार्ज अंदर हमेशा जीरो ही होगा। इसका दूसरा मतलब है जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी घूम फिर के उतनी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप बनाता है। तो इस गॉसियन सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स यहां पर पास होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना फ्लक्स निकलेगा घूम फिर के बेटा उतना ही फ्लक्स वापस भी आ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है। सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउड है उसी को मैग्नेटिक परमेबिलिटी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमसे कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। इसका मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया है उसके यूनिट वॉल्यूम में। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट
यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, है ना, यानी कि जितना भी नेट जो एक्सटर्नल फील्ड हमने यूज किया है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फिर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो सीयूईटी के एग्जामिनेशन में ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछी जाने वाली है, बट ये फॉर्मूले आपको जो है सीधे सीधे पता होने चाहिए, राइट। फिर हमसे यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि भाई कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो देखो 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली। फिर आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच फीबल मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मेन चीज आपको यहां पे ना इसका डायग्राम मतलब सॉरी एग्जांपल्स याद रखना है। बिस्मथ हो गया, एंटीमनी, कॉपर, लेड, वाटर, नाइट्रोजन, ये एग्जांपल्स को बेटा याद करो। सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे कैसे हैं, दीज ऑल आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी है वो -1 से 0 के बीच में होती है और रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू -1 से 0 है तो 1 जब जोड़ दोगे तो वो 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से कुछ ही एक वैल्यू तक होती है और इसी हिसाब से जो परमेबिलिटी है उसमें भी 1 ऐड कर दो तो वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। देखो एग्जांपल्स इसके भी याद करने हैं आपको, क्या है, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डायामैग्नेटिक है लेकिन कॉपर का जो क्लोराइड होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें जो ससेप्टिबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, वैल्यूज बहुत ज्यादा है। 3 एग्जांपल मेन है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड अलॉय लाइक अल्निको, है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है एल्निको। तो ये सब जो होते हैं दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी इनमें जो मैग्नेटिज्म आता है वो बहुत स्ट्रांग आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह के सब्सटेंसेस को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। केवल इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक आता है क्यूरी लॉ। देखो क्यूरी लॉ इज बेसिकली डिफाइंड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ये नेचर है कि जब आप उनको हीट करते हैं तो उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटती है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा सी, इस सी को बोला जाता है क्यूरी कांस्टेंट। यही है क्यूरीज लॉ। फिर आता है मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ यूज किया जाता है आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब आप हीट करते हैं ना तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक होती है। एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस सर्टेन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के भी आगे आप जितना ज्यादा हीट करेंगे ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो इस बार जो ससेप्टिबिलिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया ना, वो टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी। क्यूरी कांस्टेंट यहां पर भी है, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। हर एक सब्सटेंस में डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, बट इट इज वीक इन पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड हेंस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब डायामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो सबके अंदर होती है, बट पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये बहुत वीक होती है, इसलिए हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है जी। फिर इसके बाद बात आई सर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स क्या है, इनके बारे में कुछ बात कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं बेटा दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होता है और उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होता है। तो उसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है, कोरेसिविटी बहुत कम है, लेकिन परमिबिलिटी उसकी बहुत हाई है। हिस्टेरेसिस कर्व अगर बनाया जाए तो नैरो होता है, जो एनर्जी डिसिपेट होता है वो कंसिक्वेंटली स्मॉल होता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना, यानी ऐसे मैग्नेट्स
जहां पे जैसे ही करंट ऑन करें तुरंत मैग्नेटिज्म आ जाए, करंट ऑफ करते ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। ऐसी जगहों पर हम लोग सॉफ्ट आयरन को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं। फिर बात आती है परमानेंट मैग्नेट, जो कि स्टील के बने होते हैं। स्टील एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिज्म धीरे धीरे आता है, बट एक बार अगर आ गया तो बहुत देर तक मैग्नेटिज्म बना रहता है। तो उनकी रिटेंटिविटी हाई है, कोर्सिविटी भी हाई है, परमिबिलिटी भी उनकी हाई है। दे कैन रिटेन देयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बहुत समय तक ये अपनी प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, यानी इनका मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी बेटा लॉस नहीं होता है। राइट, तो ये दो तरह के सब्सटेंसेस हो गए, इसमें सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं और इसमें हम लोग स्टील का यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स को अगर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है तो यहां पर एनर्जी का लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कमेंट्स में आपको बताना है कि ये रिवीजन लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, तो देखो मैंने पूरे के पूरे चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सब की सब मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं। अब आपका काम है, चैप्टर रिवाइज कर लिया है तो इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।